बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है फर्स्ट ईयर का, जो इसका नाम है हमारे पास वर्क। एनर्जी एंड पावर। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको डिस्कस करें। एक कम्प्रीहेंसिव लेक्चर होगा इस पर, और हम इसको फिर डिस्कस करेंगे प्रॉपरली कि व्हाट इज़ वर्क, तो वर्क क्या है। तो सबसे पहले जाते हैं हमारे पास जो वर्ड वर्क है, ठीक है, इसकी क्या मतलब है। वर्क को अगर हम आम फहम में कहें डेली लाइफ में, तो मज़दूर है, सारा दिन काम करते हैं, वर्क। कोई झाड़ू लगा रहा है, वर्क। कोई खाना बना रहा है, वर्क। कोई पानी ला रहा है, वर्क। बट फिज़िक्स के अंदर इसके ये मानी नहीं। फिज़िक्स के अंदर अगर वर्क को हम डिफ़ाइन करेंगे, वर्क के ऊपर जाएंगे, वर्क की डेफिनेशन पे जाएं, तो वहाँ पे एक कंसेप्ट आपके माइंड में बनेगा, और वो माइंड के अंदर कंसेप्ट ये है कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाइड होगी और वो फोर्स उस बॉडी के ऊपर अप्लाई होने के बाद उस बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट भी लेके आएगी, कि उसको इनिशियल पॉइंट से पुल, ठीक है, पुश करेगी और उसको फाइनल पॉइंट तक ले जाएगी। देन हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, वो जो होगा वो वर्क होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि फिज़िक्स के अंदर वर्क के मायने जो है वो चेंज हो गए हैं। देखिए, पानी सारा दिन कोई बंदा लेके आ रहा है, कोई सारा दिन बैग उठा के खड़ा है, कोई सारा दिन दीवार के ऊपर ज़ोर लगा रहा है, तो ये वर्क वो अपने फहम में कर रहा है, वो अपनी लाइफ के अंदर वर्क कर रहा है। बट फिज़िक्स में उसको वर्क नहीं कहते। फिज़िक्स में वर्क इसको कहते हैं जिस वक्त तक इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग के ये डिस्प्लेस ना हो किससे, पॉइंट ए से पॉइंट बी या इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, तो उस वक्त तक ये काम नहीं तस्वर किया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम वर्क की डेफिनेशन करेंगे तो दी प्रोडक्ट, ठीक है, दी हमारे पास जो है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड force is called work। कहने का मतलब ये हो गया कि काम उस वक्त होगा जिस वक्त का किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब उसकी कंडीशन भी है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट अगर पैरेलल हुआ तो वर्क होगा, अगर एंटी पैरेलल हुआ तो वर्क होगा, या डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हुआ तो वर्क होगा। तो इसकी कंडीशंस हैं। इसका मतलब ये हो गया, आगे हम फिर देखेंगे कि उसकी कंडीशंस क्या हैं। वर्क का फार्मूला जो होता है W=F.D होता है। F को हम न्यूटन कहते हैं, D को हम मीटर कहते हैं। यहाँ हम इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर कहते हैं, या सादा लफ्ज़ में इसको किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 कहते हैं। और अगर इसकी डायमेंशन निकालनी हो तो हम निकालते हैं mL² T-2। और याद रखना है इसकी डायमेंशन जो है किसकी, वर्क की, वो डायमेंशन इक्वल होती है किसके, एनर्जी के, और यही डायमेंशन इक्वल होती है किसके, टार्क के। इसका मतलब वर्क, एनर्जी और टार्क की डायमेंशन सेम होती है। ये एमसीक्यूज में कई दफ़ा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और पूछा गया भी है। क्लियर हो गया। जब हम इस चीज़ के ऊपर जाते हैं तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कंडीशन फॉर वर्क, ठीक है, कंडीशंस फॉर वर्क, कि वर्क की कंडीशंस क्या हैं। तो याद रखना है कि फार्मूला हमें बता रहा है, फार्मूला क्या है, W=F.D और W=FD cos ऑफ थीटा।
यहाँ पे कंडीशन फॉर वर्क फोर्स का होना लाजमी है, एफ नेसेसरी है, डी डिस्प्लेसमेंट नेसेसरी है, ठीक है, और कॉज ऑफ थीटा मीन थीटा की वैल्यू नेसेसरी है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम देखें तो वर्क डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एंड ओरिएंटेशन के ऊपर भी, कि उसकी ओरिएंटेशन क्या है, किस तरह आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, कितने एंगल से लगा रहे हैं, कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए लगा रहे हैं। और इसके ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आगे हम देखेंगे कि वर्क डन होता भी है या नहीं होता इस बॉडी में और कितना हो रहा है। पूरी हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, पूरी स्टेट के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं, हम फाइंड कर रहे होते हैं वर्क, बट हमारा आंसर गलत होता है। क्यों? कि कभी कभी वो कहता है डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है, तो वर्क कितना होगा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है तो वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल है तो वर्क नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। कंडीशंस हैं, सोचना पड़ता है इन पे। तो नेक्स्ट हम इसको देखने लगे हैं कि हमारे पास ये जो कंडीशंस हैं ये कैसे हम वर्क के ऊपर एप्लीकेबल करते हैं, कि कैसे हम इन चीज़ों को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। तो अब हमारी चल रही थी कि वर्क की कंडीशंस क्या है। कंडीशंस में हमने कहा सबसे पहले अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू जो ही ज़ीरो ही तो हमारे पास वर्क क्या होगा, वर्क इज मैक्सिमम, या फिर वर्क इज पॉजिटिव, दोनों सूरतों में, ठीक है। वर्क मैक्सिमम भी होगा और वर्क क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा उस वक्त जिस वक्त थीटा की वैल्यू ज़ीरो होगी। इसका मतलब कंडीशन नंबर 1 ये है इसकी। कंडीशन नंबर 2 है हमारे पास, अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई तो हमारे पास वर्क क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर वर्क ज़ीरो होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि 90 के ऊपर अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मीन एफ परपेंडिकुलर हुआ डी के, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हुए दोनों, वर्क डन होगा। याद रखना यहाँ पे फोर्स परपेंडिकुलर कब होती है, डिस्टेंस के, जब आप सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पे गौर से देखिएगा कि आप फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे ये फोर्स लग रही है आपकी, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक होगा। अब यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंगल के लिहाज से अगर देखें तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे अगर वर्क डन फाइंड करेंगे ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स तो वर्क क्या होगा, ज़ीरो हो गया। उसकी वजह एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ 90 डिग्री होगा, और डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के। तो कंडीशन ये बन गई है वर्क की। दूसरी यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि सर्कुलर पाथ के ऊपर जब भी बॉडी को मूव करती है तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होता है, ये भी जहन में रखना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज़ीरो, और जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो देन वर्क आल्सो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये चीज़ें, ये कंडीशंस आपने देखनी है। इसका मतलब वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का आना ज़रूरी है, दोनों में से एक भी कोई मिस हुई तो वर्क डन नहीं होगा। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड कंडीशन हमारे पास ये है कि ठीक है, थीटा की वैल्यू हमारे पास जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री हुई, ठीक होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री हुई, या हमारे पास थीटा की वैल्यू एंटी पैरेलल में देख लेते हैं कि थीटा की वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री हुई, ठीक होगा, कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हुई तो वर्क क्या होगा, तो वर्क क्या होगा हमारे पास उस वक्त, नेगेटिव होगा। उसकी रीज़न ये है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी काज ऑफ 180 होगा, और डब्ल्यू काज ऑफ 180 जो होता है वो होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी इंटू -1, और डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी। इसका मतलब जब हम सर्कुलर, ठीक है, इस पाथ पे देखते हैं तो वर्क डन हमारे पास क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। वर्क डन नेगेटिव होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है उस वक्त, किस वक्त, जिस वक्त फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। किस केस में ये हो सकता है, तो स्प्रिंग के केस में। किस में, जो स्प्रिंग के केस में वर्क होता है, ठीक है, स्प्रिंग जो वर्क करता है वो नेगेटिव वर्क कर रहा होता है। क्यों, हम खींचते हैं उसको आगे की तरफ, वो दरवाजे को पीछे की तरफ ले जाता है, ठीक होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस केस में वर्क डन हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया।
अब आप देखें तो हमारे पास जो है हमने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो वर्क डन नहीं करती, उसकी रीज़न मैंने बता दी, वो 90 एंगल होता है एक। दूसरी रीज़न ये है कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। इसी तरह एक और फोर्स है जो वर्क डन नहीं करती, मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, कई दफ़ा पेपर में उसके MCQs आ चुके हैं। ठीक है, कि अगर हम देखें तो हमने कहा था कि हमारे पास ये कोई बॉडी है सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो इस सर्कुलर पाथ के ऊपर किसी भी चार्ज पार्टिकल को घुमाने वाली जो फोर्स होती है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फोर्स आल्सो वर्क, ठीक है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट आल्सो वर्क, कि मैग्नेटिक फोर्स भी काम नहीं करती। उसकी रीज़न ये है जस्ट डाइफ्लेक्ट करती है। क्या करती है? डाइफ्लेक्टिंग फोर्स है। तो इसका मतलब बहुत सारी फोर्सेस ऐसी हैं जो काम करती हैं और बहुत सारी फोर्सेस ऐसी हैं जो काम नहीं करती। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, वर्क डन करती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर वर्क डन कंजर्वेटिव होता है। सेम इसी तरह हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, वर्क डन करती है, बट उसमें फ्रिक्शनल फोर्स में कंजर्वेटिव नहीं होता, वेरिएबल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारी फोर्सेस ऐसी हैं जो वर्क करती भी हैं और बहुत सारी फोर्सेस ऐसी हैं जो वर्क नहीं भी करती। ये तो हमने देख लिया। इसी तरह मैंने कहा कि वर्क के लिए कंडीशंस होना ज़रूरी है, वर्क के लिए फॉर्मेलिटी होना ज़रूरी है। कौन सी फॉर्मेलिटी? कि उसमें डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। वर्क के लिए ये फॉर्मेलिटी होना ज़रूरी है कि वहाँ पे फोर्स पैरेलल टू हो या एंटी पैरेलल हो। अगर परपेंडिकुलर टू दी डिस्प्लेसमेंट हुई तो वर्क डन नहीं होगा। जैसे सारा दिन आप बैग हाथ में पकड़ के खड़े रहें तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। और अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी देखें तो एंगल 90 डिग्री है और 90 डिग्री के ऊपर कोई भी काम नहीं होगा। अगर अगेंस्ट दी ग्रेविटी काम करेंगे तो वो नेगेटिव होगा, अगर अंडर दी ग्रेविटी काम करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है कि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी होगा तो वो पॉजिटिव होगा, वर्क डन अगेंस्ट दी ग्रेविटी हुआ तो वो नेगेटिव होगा। दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसी तरह हमारे पास होती है कांस्टेंट फोर्स। व्हाट इज़ कांस्टेंट फोर्स? तो ऐसी फोर्स जिसके हमारे पास, ठीक है, ऐसी फोर्स जिसकी डायरेक्शन, ठीक है, कि एफ की अगर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, नेवर चेंज। अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कभी भी चेंज ना हो तो इस तरह की जो फोर्स होती है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फोर्स। इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। इसके अलावा हम कुछ भी इसके ऊपर कंडीशन नहीं लगाते। इसका मतलब ये हो गया कि कांस्टेंट फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसमें वर्क डन हमेशा क्या रहता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ रहता है, डिपेंड नहीं करता पाथ पे। ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, ठीक है, ये यहाँ पे वर्क डन क्या है, कंजर्वेटिव रहता है। इसका मतलब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव वर्क क्या होगा? वर्क डन, अगर हम वर्क डन करें, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ कांस्टेंट फोर्स की मदद से, तो देन हमारे पास ये जो वर्क होगा, ठीक है, इस वर्क को हम कहेंगे दैट इज़ अ कंजर्वेटिव वर्क डन। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो कंजर्वेटिव वर्क डन जो होता है वो ऐसा काम, ठीक है, होता है, या ऐसी कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है, ठीक है, कि जिसके अंदर वर्क डन हमेशा ज़ीरो होगा। ये ज़हन में अपने माइंड में ये बात बिठा देनी है। और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है हमारी, एक्चुअली इस ग्रेविटेशनल फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। कौन सी फील्ड कहते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है कि हमारे पास वह कंजर्वेटिव क्या है और नॉन कंजर्वेटिव क्या है। क्लियर हो गया? तो कंजर्वेटिव के अल्टरनेट में हम नॉन कंजर्वेटिव या वेरिएबल फोर्स को भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ आपके माइंड में, ये क्वेश्चन, ये इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक और कंडीशन भी मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है, कि वर्क डन के लिए हम नॉर्मली ये भी लिखते हैं कि अगर हमारे पास जो है थीटा की वैल्यू जो है, क्या, थीटा की वैल्यू जो है वो क्या हुई, ग्रेटर देन ज़ीरो हुई और लेस देन 90 डिग्री हुई, तो वर्क हमारे पास उस वक्त भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये ध्यान में रखना है कि थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, ग्रेटर देन ज़ीरो, एंड थीटा की, ठीक है,
और लेस देन क्या हुई 90, तो हम इसलिए उसको कहेंगे कि हमारे पास जो है क्या है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपको समझने के लिए। ये जो है थीटा, ठीक है, इज ग्रेटर देन ज़ीरो, थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो और थीटा लेस देन 90 हो, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हमारे पास जो है थीटा की वैल्यू, ठीक होगा, दूसरी कंडीशन ऐसे भी आपके पास लिखी आ सकती है पेपर में, अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हुई और लेस देन 180 डिग्री हुई, तो देन आप लेंगे उस वक्त नेगेटिव वर्क। ये दो चीज़ें भी एक्स में आपने ऐड कर देनी है, ठीक हो गया। तो वर्क की डिपेंडेंस भी आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो किस किस पे डिपेंड करता है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि वर्क स्केलर है या वेक्टर है, तो याद रखना वर्क हमारे पास क्या है, स्केलर है। वर्क क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक हो गया। नो डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्लियर हो गया। फिर इसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो है जब हम वर्क की बात करते हैं तो हमने कहा कि हमारे पास वर्क जो है, ठीक है, डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करेंगे, ठीक है, या हम वर्क डन, ठीक है, बाय स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे, तो उस पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वर्क की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। यह नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। दूसरी चीज़, ठीक है, कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है, ठीक है, उसके अंदर आप देखेंगे तो थीटा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या होगी, 90, दी वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव, ठीक है। 90 से जब भी ग्रेटर होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, वो नेगेटिव वर्क डन होता है, क्योंकि अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रहे होते हैं। जब हम अगेंस्ट दी ग्रेविटी जाएंगे तो एंगल 180 हो जाता है, और जब एंगल 180 होता है तो दैन हमारे पास क्या होता है, वो वर्क नेगेटिव। दूसरा आपने ये भी याद रखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स में जब काम करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर भी आप देखें, आप किसी बॉडी को लेके आगे जा रहे होते हैं, आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको किधर मूव करवाती है, बैक की तरफ। तो देन उस वक्त भी हमारे पास एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, और जब 180 डिग्री एंगल बनेगा तो वर्क हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस चीज़ को अपने माइंड में आपने बैठा देना है। इसी तरह हमारे पास अगर देखें तो हमने कहा कि हमारे पास कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दो तरह की फील्ड होती हैं। कंजर्वेटिव को भी आपने देख लिया, ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव के ऊपर भी हम जाते हैं कि अगर हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड, जिसमें, ठीक है, क्लोज पाथ के ऊपर अगर जाएंगे तो वर्क डन हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, कंजर्वेटिव फील्ड और दूसरी नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होती है जिसके अंदर अगर आप किसी बॉडी से काम करवाते हैं, ठीक है, या किसी बॉडी पे काम करते हैं, वो पॉइंट ए से बी पे लेके जाते हैं, बी से सी से डी से ए पे, मींस क्लोज पाथ के ऊपर वर्क डन करते हैं। तो देन क्लोज पाथ के ऊपर जब भी वर्क डन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है इसी तरह के, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो वर्क डन भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। और या हम ए से बी, या फिर हम इस तरह जाएं कि हम इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट करते लेते हैं, ऐसे हम ए से बी से सी पे जाएं, यहाँ तक का वर्क डन फाइंड करना, और यहाँ से ए आ जाएं, तो ये एक पाथ है। या फिर इसी तरह ये दूसरे पाथ को फॉलो करके इस तरह जाएं, तो देन नेट वर्क डन देखेंगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। या तो टोटल वर्क डन WT जो होगा वो ज़ीरो होगा क्लोज पाथ पे, या फिर हमारे पास दूसरी बात क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसका मतलब ये हो गया कि वर्क डन अगर क्लोज पाथ के ऊपर देखना चाहेंगे कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर, तो उसकी ये कंडीशंस हैं, इनको आपने फॉलो करना है। अब कौन कौन सी फील्ड है जो कंजर्वेटिव है, तो याद रखना है आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इसी तरह आपके पास कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इज आल्सो कंजर्वेटिव।
तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो वर्क डन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ भी होता है, और दूसरा अगर क्लोज पाथ लेंगे तो उसमें ज़ीरो रहेगा। उसके बाद दूसरी हमारे पास है नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, फोर्स। और जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात की तो हमने कहा वेरिएबल फोर्स भी होती है कि ये ऐसी फोर्स है जिसकी वैल्यू हर पॉइंट के ऊपर चेंज होती रहती है, और इसमें जो है वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़ ये भी आपने याद रखनी है, ठीक है, कि इसके अंदर हमारे पास जो है डिफरेंट अगर पाथ को फॉलो करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब नेक्स्ट हमारे पास जो आपके पास कंडीशन आएगी वो उस पर हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो कहता है आपके पास के नॉन कंजर्वेटिव क्या चीज़ है, तो कहता है दी फील्ड इन विच, ठीक है, ऐसी फील्ड जिसके अंदर वर्क डन इज, ठीक है, जो हमारे पास होगा डिपेंड ऑन दी पाथ फॉलो। वर्क डन क्या करेगा, डिपेंड करेगा पाथ फॉलो के ऊपर। इस तरह का जो वर्क होगा वो हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होगा या कंजर्वेटिव वर्क होगा, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होगा वो नॉन कंजर्वेटिव वर्क होगा। मींस देखें, आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ये एक बॉडी है, इसको आपने मूव करवाया, ये स्लिपली प्लेस है, मींस के फ्रिक्शन लेस है, मींस कम फ्रिक्शन है, तो इस पे आपके पास जो है वर्क की वैल्यू कुछ और होगी। इसी फोर्स को मैंने एप्लीकेबल किया और सैंडली है, ठीक है, ये रफ हमारे पास सरफेस है, जब रफ सरफेस है तो इसमें वर्क डन की कुछ वैल्यू और होगी। अगर हम इसी ही को, ठीक है, डेप्थ वाली के ऊपर काम कर आप करवाएंगे, ठीक है, डिस्टेंस तो यही है, लेकिन क्या है, पाथ फॉलो मींस के हमने जिस पाथ को फॉलो किया उस पाथ को क्या करते रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं। जैसे जैसे पाथ फॉलो को चेंज करेंगे तो वर्क की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होगी। इसका मतलब प्लेन सरफेस के ऊपर वर्क कुछ और होगा, रफ सरफेस पे कुछ और होगा, और डीपली रफ सरफेस पे कुछ और ही चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, ये पाथ फॉलो जो भी करेंगे इस पे जो वर्क डन का, ठीक है, आपके पास डिपेंड करेगा। ये क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर हमारे पास जो है फ्रिक्शनल फोर्स है, या हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, कि फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, या फिर नॉर्मल फोर्स है, या फिर हमारे पास टेंशन इन स्ट्रिंग है, या ठीक है प्रोपल्शन फोर्स ऑफ रॉकेट है, या फिर हमारे पास प्रोपल्शन फोर्स ऑफ मोटर है। ये सारी की सारी जो है क्या है, ठीक है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। और इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज के अंदर वर्क डन पाथ फॉलोड पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है ये पावर। व्हाट इज़ पावर, व्हाट इज़ वर्क, व्हाट इज़ पावर, डिफरेंस है, व्हाट इज़ एनर्जी आल्सो डिफरेंस है। याद रखना पावर क्या होती है, पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या होता है कि आप एक सेकंड में कितना काम करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आपने एक सेकंड में कितना काम किया। मींस पी इज इक्वल टू डबल यू ओवर डेल्टा टी। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, पी इज इक्वल टू एफ डॉट डी ओवर डेल्टा टी। और हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी, बिकॉज डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी जो होता है वो वी होता है। इसका मतलब पावर हमारे पास क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क भी है, यदि प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज पावर। वेलोसिटी और ठीक है, फोर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो भी पावर होती है, ये याद रखना है, ठीक हो गया। और इसको कहते हैं मैकेनिकल पावर। कौन सी पावर होती है, ये मैकेनिकल पावर होती है। अगर हम इस पावर की क्या लिखें, यूनिट लिखना चाहें तो हमारे पास यूनिट आती है न्यूटन, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड फोर्स से हम लिखना चाहेंगे, ठीक है। और अगर हम इसको जर्नली लिखना चाहें तो ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, जूल पर सेकेंड भी होती है। और अगर हम इसको और इजी करके लिखना चाहें तो ये हमारे पास क्या होती है, वाट भी होती है। तो ये पावर की सारी आपके सामने लिखी हुई क्या है, यूनिट्स हैं।
हम पावर को न्यूटन मीटर पर सेकंड भी कहते हैं, हम पावर को जूल पर सेकंड भी कहते हैं, हम पावर को वाट भी कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पावर की हमारे पास डिफरेंट है क्या यूनिट्स हैं जिनको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर इसके अंदर हमारे पास एक और चीज़ है, अगर हम इसकी यूनिट लिखते हैं तो फिर कहता है डायमेंशन भी बताएं ना। तो डायमेंशन के लिए हम फिर इसकी डायमेंशन कहते हैं कि जो पावर है इसकी डायमेंशन होती है ml²। ठीक है, न्यूटन मीटर। टी -2 था और एक माइनस और आ गया तो -3 हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, पावर की डायमेंशन बन जाती है। क्लियर हो गया। सेम यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है, 1 HP। ठीक है, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है, तो याद रखना है 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। ठीक हो गया। और अगर इसको हम किस में देखें, इसको अगर हम ठीक है ब्रिटिश यूनिट के अंदर लेके जाएं, ये ब्रिटिश यूनिट में भी पूछ सकता है। तो ब्रिटिश यूनिट में ये होती है 550। ठीक है, फुट पाउंड, FT/LB, FT फुट, LB फॉर पाउंड। तो ये याद रखना है कि 550 फुट पाउंड जो है ये इसकी क्या है, ब्रिटिश यूनिट है। और ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है 746 1 हॉर्स पावर की। अब आपसे ये क्वेश्चन में पूछता है किलोवाट हावर इज़ द यूनिट ऑफ पावर, कि किलोवाट आवर ये देखना। ठीक है, किलोवाट, किलोवाट साथ में लिख देता है आवर। कहते हैं ये किसकी यूनिट है, किलोवाट आवर। तो आप एकदम से उठाते हैं कलम और लिखते हैं कि ये पावर की यूनिट है। किसकी यूनिट है, पावर की। बट ये गलत है, ये पावर की यूनिट नहीं है। क्यों, देखें किलो वाट की जगह लिखें ना आप जूल पर हावर। ठीक है, इनटू हावर, हावर हावर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये किलो जूल रह गया। और किलो जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। ठीक है, या वर्क की। इसका मतलब क्या हो गया, किलो जूल हावर जो है ये एनर्जी और वर्क की यूनिट है। ठीक है, किलोवाट हावर जो है ये किसकी यूनिट है, किलोवाट हावर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क, दैट इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, इस चीज़ को आपने कंसिडर करना है, इस चीज़ को आपने देखना है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे वो पूछता है। और सादा देखें, हमने तो ये डॉट प्रोडक्ट में लिखा था, तो डॉट प्रोडक्ट में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट मैं इसको बताने लगा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट में हमने इसको जब लिखा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं पावर को। कैसे लिखा पावर को, P=F.V, और हम इसको ऐसे भी लिखते हैं P=FV कॉज ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास एंगुलर फॉर्म, एंगल फॉर्म में भी इस तरह हम लिख सकते हैं। और पावर हमारे पास मैक्सिमम होगी, पावर क्या होगी, मैक्सिमम, अगर थीटा की वैल्यू 0 हुई। और पावर मिनिमम होगी अगर थीटा की वैल्यू कितनी हुई, 90 डिग्री हुई। ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये मैकेनिकल पावर के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक होगा, ये चीज़ें भी आपने माइंड में रखनी है। और इसी तरह आपके पास वो ये क्वेश्चन भी कहता है कि 1 किलोवाट, ठीक है, क्या चीज़, 1 किलोवाट पर हावर जो है ये कितने जूल्स के बराबर होता है, ये कितने जूल्स के बराबर होता है, इसकी वैल्यू भी फाइंड करके दे दें। ठीक हो गया। एमसीक्यूज़ में तो लिखी आएगी, इतने के बराबर है, आपने उसको चॉइस करना है। तो आप देखें 1 किलो की जगह लिखें 10⁻³ या 1000। वाट को आप लिखें जूल। ठीक हो गया। वाट किसके बराबर होता है, जूल पर सेकंड के। हावर किसके बराबर होता है, आवर 3600 सेकंड के बराबर होता है। यही बात हो गई है। ठीक हो गया। अब इसमें देखें तो आपके पास जो है, गौर से अगर देखें तो हमारे पास क्या है, सेकंड सेकंड से कट कर देते, पीछे रह गया हमारे पास 30, ये 3 ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3.6 10⁻6। और 3.6 10⁻6 को हम कहते हैं मेगा। और यूनिट बन गई जूल, क्योंकि ये जे रह गया था इसके साथ।
तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 किलोवाट हावर जो होता है वो 3.6 मेगा जाउल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 3.6 मेगा जाउल के बराबर होता है। ये ध्यान में रखना है, और ये कई दफ़ा ये भी MCQs पेपर में पूछा जा चुका है। फिर इसी तरह पावर का एक और फार्मूला भी है, P=, ठीक है, mgh/T। बिकॉज अगर हम वर्क डन, ठीक है, पावर को अगर फाइंड करेंगे इन ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो देन उस वक्त W की वैल्यू mgh इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पावर के लिए हमारे पास जो है अगर वेलोसिटी गिवन होगी तो F.V इस्तेमाल करेंगे। ठीक होगा, तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। तो ये दैट इज़ आल्सो P=mgh आल्सो ओवर T इज़ दी फार्मूला फॉर पावर। और इसके ऊपर भी बहुत सारे MCQs पेपर में आ जाते हैं कि आपको M दे देता है, H दे देता है, T दे देता है, कहता है पावर फाइंड करें, या आपके पास पावर भी दे देता है, टाइम भी दे देता है, मैस भी देता है, ग्रेविटी देता है, कहता है हाइट फाइंड करें। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। ये था हमारे पास है कि पावर क्या चीज़ होती है, पावर की एप्लीकेशंस क्या है हमारे पास है, पावर्स का फार्मूला क्या है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और वो है हमारे पास एनर्जी। व्हाट इज़ एनर्जी डिफ़ाइन करेंगे, टाइप्स ऑफ एनर्जी कितनी है उनको भी यहाँ पे देखेंगे, जो मैकेनिकल की हैं। फिर उसके अलावा हम और टाइप की एनर्जी की देखेंगे, और क्या क्या कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है वो भी देखेंगे साथ में। तो कहते हैं एनर्जी, हमने कहा था रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, तो फिर रेट की जगह एबिलिटी लगा दें। ठीक है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर रेट लगाया तो वो पावर बन जाएगी। अगर क्या लगाया? रेट लगाया तो वो क्या बन जाएगी? पावर बन जाएगी। और अगर एबिलिटी लगाई तो वो क्या बन जाएगा? वो हमारे पास वर्क बन जाएगा। इसका मतलब ये है वर्क और पावर की आपके पास से डेफिनेशन क्या है, थोड़ी सी क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि वर्क और पावर में फ़र्क ये है कि वर्क में रेट, ठीक है, एबिलिटी, जो वर्क पावर और एनर्जी में फ़र्क ये है कि पावर में क्या आता है? रेट आता है, और एनर्जी में क्या आती है? एबिलिटी आती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, कि किसी बॉडी के अंदर मोशन की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से? मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी जो होती है mgh, ये ड्यू टू पोजीशन होती है। पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी होगी उसको हम क्या कहेंगे? वो पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, ठीक हो गया, और वो क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास अगर हम काम करें किसी बॉडी पे, क्या करें? काम करें, और अगर वो काम इन ग्रेविटी हुआ, किस में हुआ? डेल्टा पी की फॉर्म में हुआ, तो ये भी हमारे पास क्या है? एक फार्मूला नया बनता है। या हमारे पास काम करते हैं और वो काम काइनेटिक एनर्जी की चेंज की जगह में आता है, तो फिर ये भी एक फार्मूला बनता है। तो जिसमें वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो या एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रही हो, इसको कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। याद रखना, पोटेंशियल की फॉर्म में ये नेगेटिव होता है, ये ध्यान में रखना है, और काइनेटिक की फॉर्म में ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये इस वर्क डन नेगेटिव और वर्क डन पॉजिटिव, तो इसलिए हम नेगेटिव पॉजिटिव लगा देते हैं एक साइड पे। और ये हमारे पास क्या है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है कि हम एनर्जी को, ठीक है, वर्क में, और वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आपने देखना है। अब इसके ऊपर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, किसके ऊपर? कि काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन क्या है, इनकी यूनिट्स क्या हैं, ठीक है, और इस काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ ताल्लुक क्या है। ठीक हो गया। तो हम देखें काइनेटिक एनर्जी की, लिखते हैं फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अगर इसकी यूनिट लिखें तो ये होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, आर इक्वल टू, ठीक है, इसको हम कहते हैं ml² T-2। ये इसकी डायमेंशन होती है।